डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा केमिस्ट्री का। यानी आपको पता है ना कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को साथ में लेके चल रहे हैं कि वनडे एग्जाम के अंदर इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जो हम आपको करा देंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। जैसे कि फ्रेंड्स, हमारा केमिस्ट्री का आज फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अम्ल, क्षार एवं लवण। यानी अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम कार्य करेंगे। यानी ये किस तरीके से काम करते हैं, इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? जैसे आप समझ सकते हैं कि अम्ल क्या होते हैं? रासायनिक यौगिक होते हैं जो कि पानी में घुलने से हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन होते हैं, उनको देते हैं। यानी H+ आयन को ये देते हैं। जैसे कुछ अम्ल खट्टे होते हैं, धातुओं का संचार पर प्रभाव डालते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, ये होते हैं ना, लिटमस को नीले रंग प्रदान कर देते हैं, ये नीले को लाल, यानी जो करते हैं ना, ये अम्ल ही की वजह से होता है। कुछ मतलब कि विलयन को खट्टा कर देते हैं, संक्षारक बना देते हैं। कुछ अम्ल ऐसे होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर कर उनको तैयार करने का काम करते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि अम्ल के जो प्रकार होते हैं, कुछ कार्बनिक अम्ल होते हैं, कुछ अकार्बनिक अम्ल होते हैं, कुछ खनिज अम्ल होते हैं और कुछ प्रकृति द्वारा प्रदान किए हुए अम्ल होते हैं। यानी जो अम्ल होते हैं अलग अलग प्रकार से होते हैं। यानी मैं आपको ये बताऊंगी कौन कौन से जो अम्ल होते हैं जो हमारी प्रकृति के अंदर ही मौजूद हैं, जो हमें प्रकृति के रूप में ही मिले हैं। क्लियर हो गए? आप इसमें मतलब समझ सकते हैं, जैसे कि ना सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोलिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, फास्फोरिक अम्ल हो गया, या फिर खट्टे फल जैसे दही। इन सब में क्या है, ये सब अम्ल की श्रेणी के अंदर ये सब आते हैं। क्लियर हुआ? यानी समझ ली कि अम्ल क्या होते हैं। अब मैं बताऊंगी क्षार की, जो क्षारक होते हैं ना, ये सेकंड नंबर पे। अम्ल के बारे में अब बताओ, क्षार की क्षार क्या होते हैं? तो क्षार से आप वो समझ सकते हैं कि रसायन विज्ञान के अंदर क्षार वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्सिक आयन होते हैं, उनको माइनस मतलब कि जो OH आयन होते हैं उनको माइनस में कर देते हैं। जैसे कि ना इलेक्ट्रॉन का आयन को बदल देते हैं, जो कि क्षार के आधार पर कहा जाता है। जैसे क्षार जैसे अम्लों के विपरीत होते हैं, जैसे कि अम्ल होते हैं ना, उनके अपोजिट होते हैं क्षार। आप ये समझ सकते हैं। क्षार मतलब कि आमतौर पर देखा जाए तो कड़वे होते हैं। मतलब अम्ल तो खट्टे होते हैं लेकिन ये कड़वे होते हैं। क्षार को छूलने पर हम मतलब कि फिसले भरे होते हैं। क्षार का pH पूछे तो 7 से ज्यादा होता है, यानी 7 तक तो अम्ल का होता है, और 7 से ज्यादा की बात की जाए तो वो क्षार का हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। यानी जो क्षार होते हैं अम्ल को बेअसर कर देते हैं, क्योंकि कड़वे हो जाते हैं। एक तो खट्टा हो, एक कड़ा होना, यानी उसको बेअसर कर देते हैं। ठीक है, आपसे बेकिंग सोडा हो गया, साबुन हो गया, ब्लीच हो गया, टम्स हो गया, चूना हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड हो गया। क्लियर हो गया? अब लवण से हम क्या समझेंगे कि लवण क्या होते हैं? तो अम्ल व क्षार की क्रिया से बनने वाले जो यौगिक होते हैं ना, उनको बोला जाता है लवण। यानी ऐसा यौगिक जो अम्ल और क्षार से द्वारा बना जाता है, यानी इनमें जो क्रिया होती है उनसे जो बनने वाला पदार्थ होता है, यानी यौगिक होता है, उसको बोला जाता है लवण। ये उदासीन होते हैं, यानी जो ना उदासीकरण अभिक्रिया होते हैं उसके फलस्वरूप ये प्राप्त होते हैं, जिनको लवण आयनिक यौगिक कहा जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा के मतलब से धनायन और नकारात्मक ऊर्जा को दोनों, मतलब ये प्लस और माइनस दोनों में काम करने वाले यौगिक होते हैं। जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हैं ना, NaCl हो गया, KCl हो गया, Na2SO4 हो गया। देखिए ना, अब अम्लीय लवण में क्या हो जाएगा? NaHCO3 हो जाएगा, NaH2PO4 हो जाएगा। और द्वितीय लवण की बात की जाए तो साल्ट में आ जाएगा, KAlSO4 हो जाएगा। क्षारीय लवण होते हैं, उदासीन लवण होते हैं। अब जाने कि लवण का यूज क्या होता है, तो जैसे कि खाना पका रहे हैं तो उसमें लवण की जरूरत होती है। यानी तो नमक होता है, तो और लवण में नमक ही तो होता है, यानी खाना पकाने में काम आएंगे। रसोई गैस के निर्माण में, अचार में, मांस में, मछली संरक्षण में, साबुन के निर्माण में, जैसे कि ना, और किसमें आएंगे? ठंडे प्रदेशों के अंदर जो बर्फ होती है ना, उनको पिघालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। कांच में, साबुन में, कागज निर्माण में, बोरेक्स या फिर सोडियम यौगिक के निर्माण में, इंक एंटासिड के रूप में और बेकिंग पाउडर के रूप में अम्ल का ही यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? यानी अब आपको मैंने बता दिया कि अम्ल किस तरीके से काम करता है, क्षार किस तरीके से करता है, और लवण किस तरीके से काम करता है। यानी एक तो मैंने आपको मतलब कि एक शॉर्ट तरीके से बता दिया कि ये क्या होते हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से काम करते हैं। सबसे पहले आता है अम्ल, कि अम्ल होता क्या है।
तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उसे अम्ल कहा जाता है। यानी ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तो खट्टे होते हैं, जो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो सब अम्ल की श्रेणी में आ जाएंगे। और इनका एक और होता है, जो नीला लिटमस पत्र होता है उसको लाल कर देते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है अम्ल। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे कि HCl हो गया। इनके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करने होंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल क्या हो जाएगा? HNO3 हो जाएगा। और एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा? CH3COOH आदि। यानी इन फॉर्मूलों के यदि जैसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं ना, उनको तो याद करने होंगे, सबको याद नहीं करने, क्योंकि सब आपको एकदम से याद होंगे भी नहीं, कि सब अलग अलग हैं। लेकिन कुछ कुछ तो आपको याद करने होंगे। इसके साथ ही जो ना अर्नियस था ना, उन्होंने अपने अनुसार बताया कि अम्ल क्या होते हैं। मतलब नॉर्मल तो अम्ल ये होते हैं, लेकिन एक था अर्नियस जी, उन्होंने मतलब उन्होंने एक सिद्धांत पारित किया था, जिसके अनुसार उन्होंने उन्होंने क्या बताया था कि ऐसा यौगिक जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होते हों और जो जलीय घोल होता है उसमें हाइड्रोजन आयन देता हो, यानी धनात्मक मतलब आयन को देता हो, उसे क्या जाता है? अम्ल कहा जाता है। जैसे कि शक्तिशाली अम्ल और हानिकारक होता है, जैसे कि चमड़ा का जला हुआ, जैसे कि HCl का क्या हो जाएगा? इसमें H+ दिख रहा है ना आपको, यानी ऐसे आयन या फिर ऐसे यौगिक होंगे जिसमें H+ आयन होने ही होने चाहिए, तभी ये क्रिया कंप्लीट होगी, वरना ये क्रिया कंप्लीट नहीं होगी। इसमें ये जैसे कि H2SO4 दिख रहा है ना, इसमें भी H+ आयन दे रहा है। और कमजोर अम्ल में ये आ जाएगा HNO3, लेकिन इसमें भी H+ आयन तो देगा ही देगा। यानी ऐसे आयन होते हैं जिसके अंदर धनात्मक आयन देता हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो अम्ल कहलाएंगे। क्लियर हो गया? जैसे कि इसका देखिए, जो अर्नेस्ट सिद्धांत था उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये आणविक स्तर के ऊपर अम्ल और क्षार की जो प्रकृति के बारे में समझने के ऊपर इसको हेल्प करने के लिए इसको तैयार किया गया था। जैसे कि ना, कि जलीय घोल कैसा होता है, जैसे कि इसमें दिख रहा है ना, ये ये जो जलीय घोल है जिसके अंदर मतलब कि हाइड्रोजन आयन होते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन होते हैं, उसमें सांद्रता को मापने के बारे में जानना। अम्ल क्षारों की जो अपक्रिया होती है उसका वर्णन करने के बारे में जानना। अम्ल क्षार को उदासीन करने में जो क्या काम आता है उसके बारे में जानना। है ना कि ये ऐसी अभिक्रिया होती है जो जल के साथ ही क्यों काम करती है, इसके बारे में जानना। यानी इन्होंने काफी उदाहरण दिए, जिसके ना HCl का दिया था, नाइट्रिक अम्ल का दिया था और एसिटिक अम्ल का भी दिया था। क्लियर हो गया? अब आएगा जैसे कि ना अम्ल के प्रकार। तो हमने बताया था कि हम डिटेल से बताएंगे कि अम्ल क्या होते हैं, तो टाइप्स ऑफ एसिड क्या होते हैं। इनको दो प्रकार से बांटा जाएगा। एक तो स्रोत के आधार पर अम्ल के प्रकार किस प्रकार से बताए गए हैं। फर्स्ट आएगा खनिज अम्ल। तो खनिज अम्ल क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक से बने अम्ल क्या होते हैं? वो होते हैं खनिज अम्ल। ये पृथ्वी पर पपड़ी के रूप में पाए जाते हैं, जो कि अकार्बनिक खनिज के रूप में पाए जाएंगे। जैसे कि खनिज अम्ल में मजबूत अम्ल होते हैं जो कि पानी में बहुत ही घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक में घुलते नहीं हैं। क्लियर हुआ? जैसे कि हमारे जो खनिज अम्ल होता है, अकार्बनिक अम्ल भी कहा जाता है। खनिज अम्ल को पानी में घुलने वाले हाइड्रोजन आयन का की संयुग्मित क्षार के रूप में ये बन जाते हैं। हाइड्रोजन अम्ल होते हैं मजबूत अम्ल के रूप में होते हैं, क्योंकि ये जल में घुलने से उच्च सांद्रता को ग्रहण कर देते हैं। कार्बनिक अम्लों की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं। जैसे कि जल में अत्यधिक घुलनशील होने के साथ ही कार्बनिक विलायकों में भी अघुलनशील भी ये होते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाए कि सबसे जो आम खनिज अम्ल होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी इस रूप में ये काम करते हैं। जैसे पूछ ली जाए, जो सल्फ्यूरिक एसिड था सबसे पहले खनिज अम्ल इसमें पाया गया जिसकी खोज की गई थी। यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसकी खोज सबसे पहले की गई H2SO4। इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद करने बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? यानी खनिजों से प्राप्त अम्ल को खनिज अम्ल कहा जाता है। आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, जैसे गंधक के रूप में या फिर नमक के रूप में। गंधक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसमें पहली बार इसमें खनिज अम्ल को खोजा गया था। और नमक के रूप में हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा, जो कि HCl के रूप में पाया जाता है। उसके बाद आता है कार्बनिक अम्ल। कि कार्बनिक अम्ल क्या हो जाएगा? कार्बन युक्त यौगिक होते हैं जिसमें अम्लीय गुण होते हैं। यानी ऐसे कार्बन युक्त यौगिक होंगे जिनके अंदर अम्लीय गुण होंगे। ये लघु होते हैं, मध्यम श्रृंखला वाले भी होते हैं और फैटी एसिड के रूप में इनको जाना जाता है। जो कार्बनिक अम्ल होते हैं इनको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होते हैं, जिसके ना -COOH इस ग्रुप में इसको पाया जाता है। जैसे कि ना इसमें कौन कौन से इसके उदाहरण मिल जाएंगे आपको?
ये मिलेंगे मतलब कि माइनस के, यानी जो धनात्मक होते हैं उस श्रेणी में, जैसे कि ना आप ये समझ सकते हैं। एक सेकंड। इस श्रेणी में ये पाए जाएंगे। जैसे कि ना अगर इसके अगर और उदाहरण देखें तो कैसे हो जाएंगे, इसमें H प्लस आयन भी होंगे, जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, यानी इस श्रेणी के अंदर ये पाए जाएंगे। यानी ये जो है ना, ये जो ग्रुप होता है ना, ये इस ये जो है ना कार्बनिक अम्ल तभी कंप्लीट होंगे जिसके अंदर ये ग्रुप होंगे, तभी ये कम, जैसे कि ये ऐसे ऐसे ग्रुप हो जाएगा। ये क्षार के साथ में भी प्रतिक्रिया करेगा और अम्ल के साथ भी करेगा और लवण के साथ में भी करेगा, यानी ये हर तरीके से काम करेगा। पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन के रूप में कार्य करेगा। और जो कमजोर अम्ल होंगे वो अधिकांश रूप में संबंधित मतलब कि आयन में विभाजित हो जाएंगे। कार्बनिक अम्ल होते हैं, ये आयनीकरण के मतलब कि जो परिणाम स्वरूप के अंदर प्रोटॉन घोल के रूप में काम करेंगे, यानी प्लस और माइनस दोनों रूप में ये काम करेंगे। अब अगर पूछ ले आपसे कि कार्बनिक अम्ल की जरूरत क्या थी, तो कार्बनिक अम्ल किस में काम आते हैं, पशु पोषण के लिए इसका यूज किया जाता है और फीड के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि जो अम्लों में जो फीड होती है उसके रूप में भी इसका यूज किया जाएगा। और कार्बनिक अम्ल का विस्तार करके चारे में मिलाकर मतलब पशुओं को दिया जाता है, यानी ये किसके रूप में काम करेंगे, जो ना पशु पक्षी होते हैं ना, जो उनके लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कार्बनिक अम्ल का इस्तेमाल से रोगाणुरोधी यानी कवक रोधी के रूप में भी काम किया जाएगा और अल्कोहल ऑक्सीकरण के रूप में भी इसको यूज किया जाएगा। क्लियर हो गया। यानी वनस्पति और जंतुओं के से प्राप्त अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहा जाता है, जो कि दुर्बल अम्ल होते हैं। ये विषैले भी होते हैं, जहरीले भी होते हैं। जो किसके लिए काम करते हैं, ये काम पूछे तो आपसे, तो ये पशुओं के लिए, पशुओं के पोषण के लिए काम करते हैं, जैसे कि फॉर्मिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, साइट्रिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, ओसिटिक अम्ल हो गया और यूरिक अम्ल हो गया। इससे प्राप्त होता है, वनस्पति और जंतुओं से प्राप्त होता है। क्लियर हो। अब आता है हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल क्या होता है, ऐसा अम्ल जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु रहता है लेकिन ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता। इसे क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रा अम्ल कहते हैं, जैसे HF, HCl, HBr, ETC आदि। अब अगर इसके बारे में डिटेल से जाने तो क्या हो जाएगा, अम्ल में केवल हाइड्रोजन परमाणु ही होते हैं और उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। जो हाइड्रा की जो संरचना होती है वो हाइड्रोजन परमाणु के गैर धातु से बंधे होते हैं। जैसे कि हाइड्रोब्रोमिक अम्ल के बारे में समझ सकते हैं कि जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड पानी में घुलकर हाइड्रोब्रोमिक अम्ल के रूप में काम करेगा, जो कि एक बहुत ही मजबूत अम्ल के रूप में काम करेगा। समझ में आया? ये एक प्रबल अम्ल होता है जो कि पानी में घुल भी जाता है, रंगहीन होता है और अत्यधिक तीखा भी रहता है और एक मजबूत खनिज अम्ल का निर्माण करता है। क्लियर हो गया। अब आता है ऑक्सी अम्ल। जो ऑक्सी अम्ल होता है वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, जिन अम्लों में अम्लीय प्रोटॉन युक्त हाइड्रोक्सिल समूह होता है, जो माइनस में OH होता है, उनको क्या बोला जाता है, तो क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। ये बहुत ही मजबूत कैटेगरी के होते हैं। क्लियर हो गया। जैसे कि कार्बोनिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, परफोलिक अम्ल हो गया, क्लोरिक अम्ल हो गया, क्रोमिक अम्ल हो गया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये इसके सूत्र हो जाएंगे। क्लियर हो गया। यानी ऐसा अम्ल जिसमें विस्थापन हाइड्रोजन परमाणु के साथ ऑक्सीकरण परमाणु भी उपस्थित होता है, जो क्या बोलते हैं, ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। अगर इसके बारे में डिटेल से बताऊं तो ऑक्सीकरण करने के बाद जो अम्ल होता है ब्रोटिस्ट अम्ल के रूप में काम करता है और ज्यादातर जो पौष्टिक अम्ल होते हैं वो ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में काम करते हैं। और जो इसके एजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन को आयनिक संरचना के रूप में प्रदान करते हैं, जैसे कि ना कि हाइपोप्रोक्सिल अम्ल यानी HOCl हो जाएगा, क्लोरिस अम्ल हो जाएगा, HClO2 हो जाएगा, क्लोरिक अम्ल में HClO3 हो जाएगा और फ्लोरिक अम्ल के अंदर HCO4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। यानी इस रूप में ये सब काम करते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, प्रकृति के रूप में पाए जाने अम्ल। यानी ऐसे कौन कौन से अम्ल होते हैं जो हमें प्रकृति के रूप में ही पाए, यानी प्राकृतिक से हमें मिले हैं, उसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया। जितने भी जो खट्टे मीठे फल होते हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, सिरका हो गया, टमाटर, इमली, दही, चींटी, अमर, मधुमक्खी का डंक, यानी इन सब के अंदर अम्ल पाए जाते हैं। यानी सोचने की बात है कि इनके जिसके एसिटिक अम्ल किस में पाया जाएगा, सिरके के अंदर पाया जाएगा। साइट्रिक अम्ल होता है वो नारंगी या फिर नींबू में पाया जाएगा। टार्टिक अम्ल इमली के अंदर पाया जाएगा। जो मैलिक अम्ल होता है सेब, खुबानी, ब्लूबेरी, चेरी के अंदर पाया जाएगा। कार्बनिक अम्ल की बात की जाए तो सोडा, पानी या फिर वातीय पेय के अंदर पाया जाएगा। और जो स्टीयरिक अम्ल होता है वो वसा के अंदर पाया जाता है।
और जो मेथनोइक अम्ल होता है चींटी या फिर बिच्छू के डंक में पाया जाता है। और जो फॉर्मिक अम्ल होता है वो चींटी या फिर डंक मारने वाले जितने भी जानवर होते हैं, मधुमक्खी हो गई, ततैया हो गई, इन सब के अंदर पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। यानी लैक्टिक अम्ल जैसे खट्टा, ये कुछ भी दही हो गई, इन सब में क्या पाया जाएगा, में लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। समझ में आ गया? यानी प्रकृति के रूप में पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं ये बहुत ही मजबूत होते हैं। हाइड्रो का अम्ल क्या करते हैं, क्या काम करेंगे, हमारे पेट में जो हम जो कुछ खाना पीना खाते हैं उसको पचाने के लिए ये अम्ल काम करते हैं। और नाइट्रिक अम्ल बिजली से तूफानों के रूप में काम करें, यानी जो बिजली से तूफान बनता है ना उसके रूप में काम करते हैं। और जो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं वो वायु प्रदूषण या फिर अम्लीय वर्षा के रूप में काम करते हैं। क्लियर हो गया? यानी अब इसके बारे में समझ में आ गया कि जो कितने जो अम्ल होते हैं, स्टिक अम्ल हो गया, टार्टिक, ऑक्सीलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल, तो ये मतलब कि हर तरीके से हमारे लिए मतलब उपयोगी होते हैं। यानी जो कुछ हमने खाना पीना खाते हैं, यानी जो शरीर के अंदर जो भी क्रिया होती है उन सब में ये अमल भी अपना महत्वपूर्ण योगदान पेश करते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि इसका मतलब है कि संतरा और नींबू में क्या पाया जाता है, स्ट्रिक्टिक अम्ल, सेब के अंदर मैलिक अम्ल, सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल, टमाटर और अमरूद के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल, इमली और अंगूर के अंदर टार्टिक अम्ल, दही या फिर खट्टा दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, चींटी या फिर मधु या फिर डंक मारने वाले जितने जानवर होते हैं उसके अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। क्लियर हो गया? अगर सिरका की बात की जाए, सिरका में क्या पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल, और पालक के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा, जो कि अमाशय के अंदर हमारे नमक अम्ल के रूप में काम करेंगे। जैसे कि कीड़े हो गए, भीड़ होगी, मधुमक्खी, डंक, यानी सब जितने भी डंक मारने वाले जीव होते हैं उनके में क्या पाया जाएगा, उनके अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। यानी अकार्बनिक अम्ल कभी कभी खनिज अम्ल भी कहा जाता है। इसके बारे में ये समझ सकते हैं आप। यानी जितने भी खाने पीने की चीजें होती है ना, जैसे खट्टा हो गया, मीठा हो गया, नॉर्मल हो गया, इन सब यानी चाहे क्षार के रूप में, अम्ल के रूप में या लवण के रूप में कुछ ना कुछ चीज हमें मतलब हमारे लिए बेटर ही करती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको साइंस के नोट्स करवा रही हूँ जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे हैं। हालांकि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि एसएससी हो गया, यूपीएससी, पीपीएससी, रेलवे, पुलिस, डिफेंस और ऑल इन इंडिया एग्जाम, यानी कितने जो जितने भी अगर इंडिया के अंदर जितने एग्जाम होते हैं उन सब के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर सारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर सारी ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कितनी इंपॉर्टेंट है, और साइंस के नोट्स जो मैं आपको करवा रही हूँ, इंडियन पॉलिटिकल नोट्स के अंदर आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल कितना मतलब कि एक तरह से बोरिंग भी है, और एग्जाम के क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, इंडियन पॉलिटिकल से बनते हैं। और स्टैटिक का तो कोई अंत ही नहीं है, इतना स्टैटिक भरा हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह से ना स्मार्ट वर्क के साथ आपको पढ़ना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको इन ई बुक से पढ़ना होगा। यानी आपने एक ई बुक पढ़ ली तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कहोगे कि आपको मिलेगी कहाँ, तो फ्रेंड्स इसी वीडियो के आपको ना लिंक के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इनका एक लिंक मिलेगा, वहां जाकर आपको इनको डाउनलोड करना है और पढ़ना है। और इस साल के अंदर कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब अपने हाथ में लेनी है। क्लियर हो गया? अगर आपको कुछ डाउट मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ डाउट होता है, या फिर डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हमारे नंबर है, इनके ऊपर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, आपके सारे डाउट को क्लियर किए जाएंगे। इसके साथ ही अगर आपको कोई डेमो क्लास चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि आपके बेस्ट के लिए सब कुछ किया जाएगा, क्योंकि आपको जो समझ में आए ना उस तरीके से आपको करना हो, चाहे आप बिगिनर हो, फ्रेशनर हो, हर तरीके से। अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक है तो आप उस तरीके से भी इसको ले सकते हैं। क्लियर हो गया? यानी हर तरीके से आपके लिए अच्छा ही किया जाएगा इसके अंदर, तो आप इनको जरूर से जरूर परचेज करें। ये 6 ई बुक रेडी की गई है। इसके साथ ही अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानना चाहें तो उनके लिए भी अलग से ई बुक रेडी की गई है। तो आपको अगर किसी भी मतलब कि सब्जेक्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसकी ई बुक को परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे टॉपिक के अंदर। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रबलता के आधार पे जो अमल होते हैं उनको दो प्रकार से बांटा गया है। क्लियर हो गया? यानी जो प्रबलता गई, एक तो प्रबल अमल हो जाएंगे, एक दुर्बल अमल हो जाएंगे। यानी कौन से प्रबल अमल होंगे, उनके जी एकदम स्ट्रोंग होंगे, और कुछ ऐसे जो बिल्कुल ही वीक हो जाएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रोंग अमल। स्ट्रोंग अमल क्या होते हैं, वो क्षार ज्यादा संख्या में हाइड्रोलिक आयन पैदा करते हैं, जिसको प्रबल क्षार कहा जाता है। ये ऐसे क्षार होते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं, जो ऐसे अम्ल हो जाएंगे कि कि पानी में घुलने पर, यानी जो OH होता है ना, हाइड्रोलिस आयन होते हैं, उनको रिलीज करेंगे। क्लियर हो गया?
तो उसके क्या हो जाएंगी, ये प्रबल अम्ल के रूप में काम करें। जैसे कि ना हाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके उदाहरण हो जाएंगे। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, इसके इसके ये उदाहरण हो जाएंगे। फिर जैसे वह अम्ल जो अधिक क्षमता में आयनीकृत होता हो, यानी अधिक मतलब कि अधिक से अधिक संख्या में H प्लस आयन को रिलीज करता हो, तो क्या बोलते हैं वो प्रबल क्षार मतलब प्रबल अम्ल के रूप में वो काम करेंगे। उदाहरण के लिए क्या हो जाएंगे, हाइड्रोलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। क्लियर हो गया। अब आता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अमल, अगर बात करें, अगर आपसे प्रबल जो अमल होते हैं इनके बारे में अगर कोई डीप से पूछता, आप क्या बताओगे कि इनका पीएच क्या होता है, तो इनका पीएच भी बहुत है, मतलब कि लो में ही होता है, कि 7 से ज्यादा इनका हो ही नहीं सकता। 7 से ऊपर तो वो क्षार के रूप में आ जाएंगे, तो इसका मतलब 7 तक ही इनका पीएच हो जाएगा। और ये पानी में घुलने वाले होते हैं, उसके साथ ही H प्लस आयन को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रिलीज करते हैं। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे दुर्बल अमल। दुर्बल अमल क्या होते हैं फ्रेंड्स, दुर्बल अमल होते हैं वो किस प्रकार से हो जाएंगे कि है ना, जो मतलब वह अमल जो कम क्षमता में आयनीकृत होते हैं, ये ऐसे अमल होते हैं जो कि मतलब बहुत ही कम संख्या में H प्लस आयन को रिलीज करते हैं, तो क्या हो जाएंगे वो दुर्बल अमल हो जाएंगे। जैसे कि एसिटिक अमल हो गया, लैक्टिक अमल हो गया, ओलेजिक अमल हो गया, तो किसमें हो जाएंगे, ये एक ऐसे अमल यानी ऐसे यौगिक होते हैं जो बहुत ही कम संख्या में H प्लस आयन को रिलीज करते हैं, जो कि दुर्बल अमल की श्रेणी में आ जाते हैं। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे जो अमल होते हैं इनके बारे में, मतलब इनके जो भौतिक गुण किस आधार पे होते हैं। ये हम अमल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अमल के बारे में सब कुछ हम बताएंगे आपको कि अमल के बारे में क्या क्या इनके भौतिक गुण होते हैं। जैसे कि अमल स्वाद में खट्टा होता है, अमल चमड़ी को जला हुआ मतलब कि जला देता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी इसके बारे में ये कुछ पता होना चाहिए आपको। इसके साथ ही इसका जो जलीय विलियम बनता है उसके अंदर ये H प्लस आयन को मतलब रिलीज करता है, और जो जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत धारा में प्रभावित हो जाता है, और विद्युत के मतलब कि सुचालक होते हैं, और मेथाइल ऑरेंज के घोल को गुलाबी कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देंगे, पदार्थों को संरक्षण करेंगे, और धातुओं के संपर्क में आने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देते हैं, तो क्षारक को उदासीन या फिर न्यूट्रल कर देते हैं। ऐसे अमल भी पाए जाते हैं। जैसे कि जो है ना अमल होते हैं हाइड्रोजन आयन को छोड़ने H प्लस आयन को छोड़ देते हैं। इनका पीएच मान की बात की जाए तो इसका जो पीएच मान होता है 7 से कम ही होता है, 7 से ऊपर इनका पीएच मान कभी नहीं जाता है। प्रकृति के रूप में संक्षारक होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक के रूप में भी काम करते हैं। जो अमल होते हैं काफी तरह के होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, इस रूप में ये काम करते हैं। जैसे कि हमारी प्रकृति में आए तो काफी तरह के में जो अमल होते हैं इनको काफी अलग अलग तरीके से इनको वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति में, क्षारकता की क्रियाशीलता में, वाष्पशीलता में, जल में घुलनशील में, अघुलनशील के, यानी इनके अलग अलग इनके असर होते हैं। अमल और क्षार दोनों एक दूसरे बिल्कुल ही बेअसर कर देते हैं, क्योंकि अमल तो मतलब खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं वो कड़वे होते हैं, जिसका जो असर होता है उसको मतलब कि बिल्कुल ही बेअसर कर देता है। क्लियर हो गया। अब इसके बारे में मतलब इतना इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया, यानी किस पर कैसे काम करते हैं। यानी अम्ल का रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल के जो रासायनिक गुण क्या होते हैं, यानी भौतिक गुण तो बता दिए मैंने आपको, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। यानी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को रंग को मतलब कि पीला कर देगा। इसके क्या हो जाएंगे, ये इनके हो जाएंगे इसकी रासायनिक मतलब जो कि रासायनिक तौर पे किस तरीके से कार्य करते हैं उसके बारे में बताएंगे। विद्युत का संचालन करते हैं, फिलोथैलिन के जो गुलाबी रंग का होता है उसको रंगहीन कर देते हैं, जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं, धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस के रूप में मतलब बनाने के रूप में काम करेंगे, कार्बोनेट के साथ कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे, क्षारक के साथ क्रिया करके लवण एवं पानी का निर्माण करेंगे, और प्रकृति के संक्षारक के रूप में कार्य करके अपने अपने जो संरचना से संक्षारक के रूप में काम करेंगे, उत्कृष्ट विद्युत कंडक्टर के रूप में काम करेंगे। जितने भी अमल होते हैं, यानी भौतिक हो चाहे रासायनिक हो, यानी किसी प्रकार से पूछ ले तो इनका पीएच मान हमेशा 7 से कम ही होता है, 7 से ऊपर इनका पीएच मान नहीं जाएगा। अगर 7 से ऊपर अगर इनका पीएच मान 7 से ऊपर गया
तो ये क्षार के रूप में काम करेंगे, लेकिन इनको लवण के रूप में काम करना है तो इनका पीएच मान 7 से कम ही होगा। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पे जो अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यानी जो सांद्रता क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो सांद्रता के हिसाब से तो एक तो हो जाएगा सांद्र अम्ल, एक तनु अम्ल। अब आएगा सांद्र अम्ल क्या होते हैं? ऐसा अम्ल जिसमें अम्लों की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा कम हो। यानी एक ऐसा अम्लीय यौगिक होगा जिसके अंदर अम्ल की मात्रा तो बहुत ज्यादा हो जाएगी और क्षार की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी, तो किस क्या बोलते हैं उनको? सांद्र अम्ल कहा जाता है। यानी पानी की मात्रा कम होगी और अम्ल की मात्रा ज्यादा, तो उसको बोला जाएगा सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल शुद्ध रूप में पाया जाता है, इसकी सांद्रता बहुत ज्यादा होती है। सांद्र अम्ल की बात की जाए तो इसके अंदर H प्लस जो आयन होते हैं वो उच्च सांद्रता के रूप में मौजूद होते हैं। और सांद्र अम्ल के उदाहरण प्रयोगशाला में इसका इस्तेमाल करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, जो कि वजन के हिसाब से कम कम से 98% इसमें पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाएगा और सांद्रित नाइट्रिक अम्ल भी इसके अंदर पाया जाएगा। क्लियर हो गया? अब आता है तनु अम्ल कि तनु अम्ल क्या होता है? डुप्लीकेट अम्ल क्या होते हैं? डुप्लीकेट ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो, यानी इसके अपोजिट हो जाएगा। इसमें तो अम्ल की मात्रा ज्यादा थी लेकिन इसके अंदर कम हो जाएगी, तो क्या बोल जाएगा? उसे तनु अमल कहा जाएगा। जैसे कि अगर पूछ ले आपसे कि इसमें क्या हो जाएगा, इनके अंतर क्या है इन दोनों के अंदर, सांद्र अमल और तनु अमल में? तो सांद्र अमल में पानी की मात्रा कम होती है, जबकि तनु जो अमल होते हैं इसमें ज्यादा होती है। सांद्र अमल H प्लस आयन को ज्यादा निर्माण करते हैं, लेकिन जो तनु अमल होते हैं वो H प्लस आयन को बहुत ही कम करते हैं। सांद्र अमल में पानी से मिलाकर पतला अमल बनाया जाता है और इसमें मतलब कि गाढ़ा अमल बनाया जाएगा। और इसकी पीएच की मान की जाए तो 7 से कम ही होता है, 7 से ऊपर कभी नहीं जाता। अगर कभी पूछ भी लेता है कि इसमें पानी मिलाने का तरीका कैसे होता है सांद्र अम्ल के अंदर, तो सांद्र अम्ल के अंदर पानी मिलाते समय इस मिश्रण को बाहर निकाल कर वो जल हो सकता है, और सांद्र अम्ल में लगातार हिलाते रहना, धीरे धीरे पानी का जो मिश्रण है ना वो बाहर भी नहीं निकलेगा, और धीरे धीरे अगर इस प्रोसेस को अगर हम करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। एकदम से करेंगे तो एकदम कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एकदम से डालेंगे तो एकदम उफान आकर सब कुछ बाहर आ जाएगा, तो हमें बाहर थोड़ा निकालना है। तो धीरे धीरे इसमें पानी डालकर उसको मतलब कि मिलाते हुए उसको उसी के अंदर रखना है। क्लियर हो गया? तो अब पूछ लीजिए कि क्या जाएगी, यानी इसमें मतलब कि 3% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा जो कि तनु अम्ल का एक उदाहरण हो जाएगा, और 5% इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल भी पाया जाएगा। यानी जो है कि ना हर चीज को हम जितने भी अगर कोई ना कोई चीज के अंदर मिला रहे मिश्रण के तौर पे उसकी सही क्वांटिटी में मिलाना बहुत जरूरी है। अब आता है क्षारक या फिर बेस। क्षारक क्या होते हैं? क्लियर हो गया? जो क्षारक होते हैं क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, उन्हें क्षारक कहा जाता है। यानी अब हम पढ़ेंगे क्षार के बारे में कि क्षार क्या होते हैं। रसायन विज्ञान के अंदर क्षार मतलब केमिस्ट्री के अंदर क्षार क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि अम्ल से मिलकर लवण बना देता है और क्षार के आधार के रूप में जाना जाता है। और क्षार के बारे में अगर इम्पोर्टेंट बताऊं मैं आपको, क्षार धातुओं से पृथ्वी धातु से एक बुनियादी आयनिक लवण के रूप में कार्य करता है। क्षार का घोल मतलब ऐसा होता है जो पानी में घुल जाता है। क्षार का पीएच की बात की जाए तो हमेशा 7 से ज्यादा होता है। क्षार अम्लीय पदार्थ में OH अब तक तो प्लस के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब आगे नकारात्मक यानी होता है ना कि ओ अब माइनस के रूप में काम करेंगे। यानी जो अम्ल अगर क्षार में क्या सोचेंगे, ये OH माइनस को धनात्मक रूप में काम करेंगे, तो पहले अब तो ऋणात्मक रूप में काम करेंगे। क्लियर हो गया? अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण के रूप बनाएंगे और जल में घुलनशील से क्षारक के रूप में काम करेंगे। लाल लिटमस को लीला कर देंगे, और अम्ल का ये जो होता है ना कि उनके जो खट्टे होते हैं, तो जो खट्टापन होता है उसको ये बेअसर कर देते हैं, क्योंकि क्षार होता है जो जो कड़वे होते हैं, तो कड़वा खट्टे को बेअसर कर देता है। जैसे इसके उदाहरण जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रो इसके उदाहरण हो जाएंगे। जैसे जो अर्नियस के अनुसार उन्होंने अपने मतलब अपने तरीके से एक और बताई थी क्षारक के बारे में, यानी ऐसे यौगिक जो जलीय घोल में हाइड्रोक्सी में OH जो होता है ना, अब तक तो प्लस में दिया था, अब नेगेटिव वे में देंगे।
ऐसे आयन को रिलीज करते हैं, उनको क्षारक कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब तक तो प्लस में था, लेकिन अब सब कुछ माइनस में आ जाएगा। दिख रहा है आपको कंडीशन? NaCl का क्या हो जाएगा? NaOH का Na प्लस OH माइनस, यानी प्लस माइनस के जो कंटेन होते हैं उसको अपोजिट साइड में इसको कर देते हैं। अब आता है नेक्स्ट। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्षारक के प्रकार। कि क्षारक के प्रकार किस प्रकार से होते हैं, यानी कौन से प्रबल क्षार होते हैं, कौन से दुर्लभ क्षार होते हैं। प्रबल क्षार क्या होते हैं? वो क्षार जो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्स प्लस हाइड्रोक्स आयन होते हैं उनको माइनस के रूप में ये पैदा करते हैं। यानी ये, अब अगर बात की जाए तो अब प्लस का काम नहीं होगा। अब अगर ऋणात्मक रूप से काम करेंगे तो इनके लिए क्या होना चाहिए? OH आयन को प्रदान करेंगे, यानी हाइड्रोक्साइड आयन को माइनस वे में ये प्रदान करेंगे। यानी जो प्रबल क्षार होंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि, इसका मतलब क्या था? पोटेशियम भी हो जाएगा, सोडियम भी इसके उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर हो गया? यानी ये प्रबल रूप से काम करेंगे। यानी ये क्षार ऐसे जो कम मात्रा में आयन को प्रदान करेंगे, जो कि दुर्लभ क्षार के रूप में हो जाएंगे। यानी प्रबल क्षार जो होंगे जो ज्यादा रूप में प्रदान करेंगे, जो कम रूप में करेंगे तो वो दुर्लभ क्षार की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे कि दुर्लभ क्षार क्या होता है? ऐसा क्षार जो जलीय विलयन में आयनित होकर अल्प संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन को OH माइनस में प्रदान करता है, तो दुर्लभ अम्ल कहलाते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अल्कली क्या होता है? केमिस्ट्री में अगर आप पढ़ते हो, अगर आपने केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए अल्कली क्या होता है। अल्कली शब्द का यूज इसमें क्यों किया गया है? अल्कली होती है वो जल में मतलब घुलनशील होती है, जो कि आसानी से जल में घुल जाती है। क्लियर हो गया? यानी अल्कली मेटल हो गया, हैलाइड हो गया, हीर हो गया, हर तरीके से ये काम करने वाले एक होती है। और इसके बारे में इसके कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ना सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इस तरीके से काम, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एडमियम, सीजियम, फ्रांसिस, इस रूम में ये काम करेंगे। क्या ये जो ना जो होता है ना आवर्त सारणी होती है, इसके जो पहला स्तंभ होता है वो इसी का ही आता है। यानी ये ऐसे आयन होते हैं जल के मतलब के साथ अभिक्रिया भी करते हैं और अल्कली के रूप में इनका निर्माण करते हैं। फिर जैसे कि अल्कली का हैलाइड होता है, जो कि एक तरह से प्रोकास्ट के रूप में होता है, जो कि कम ऊर्जा में के रूप में प्रदर्शित होता है, और ये बिजली में चेंज होकर खुला सर्किट के रूप में काम करेगा। अल्कली हीथ होता है, एक छोटा हडकर मतलब कि लकड़ी वाला बारहमासी पौधा होता है, जो कि नमक का दलदला से उगता है। तो नमक के अंदर जो दलदल होती है ना, उससे उगने वाला एक पौधा होता है। इसके छोटे हुए बिखरे हुए मतलब फूल रंग के होते हैं। इस रूप में ये काम करता है। तो अल्कली शब्द का मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में ये काम करता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अब है हमने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा है, तो इसके बारे में आपको अंतर भी पता होना चाहिए। जो अम्ल क्षार होते हैं इनके बीच में अंतर क्या होता है, जैसे कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं, इसके बारे में बता दें कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन जो क्षार होते हैं वो कड़वे होते हैं। अम्ल हमेशा H+ आयन देते हैं, लेकिन क्षार होते हैं वो माइनस वे में काम करेंगे। अमल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लेकिन ये लाल को नीला यानी अपोजिट वे में काम करेंगे। इसमें HCl, KCl, H2SO4 हो जाएगा, और इसमें NaOH, KOH और CaOH इसका इसका उदाहरण हो जाएंगे। तो इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊं तो कैसे होंगे। इनका स्वाद खट्टा होता है, इनका कड़वा होता है। ये नीले को लाल करते हैं और ये लाल को नीला कर देते हैं। अगर अम्ल का पीएच की बात की जाए तो इनका 7 से कम होता है और क्षार का हमेशा 7 से ज्यादा होता है। अब अम्ल के अंदर हाइड्रोजन परमाणु बनकर ये दान करता है, लेकिन जो क्षार होते हैं ना वो मतलब ग्रहण करने का काम करते हैं। अम्ल प्रोटॉन का दाता होता है, लेकिन क्षार प्रोटॉन को स्वीकार करता है। अम्ल घुलने में मतलब रंगहीन हो जाता है, लेकिन जो क्षार होते हैं घुलने पर गुलाबी रंग के हो जाते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि अम्ल की तरह, जैसे कि एसिटिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल, इसके उदाहरण देंगे। और क्षार के उदाहरण क्या होंगे फ्रेंड्स, अगर आप पूछ रहे तो कोई आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अमोनिया NH3, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसके उदाहरण हो जाएंगे।
अब आएगा लवण, यानी अब हम पढ़ेंगे लवण क्या होते हैं। यानी अम्ल क्षार के बारे में हमने खूब अच्छे जान लिया, अम्ल क्षार किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार से इनको बांटा गया है। अब हम पढ़ेंगे लवण। धातु अमल के साथ अभिक्रिया करके एक उदासीन यौगिक बनाती है, यानी जो अमल होते हैं वो क्षार और अमल के बीच में क्रिया होती है, उससे पैदा होते हैं लवण, जिनको लवण कहा जाता है। जो यौगिक किसी अम्ल व हाइड्रोजन परमाणु के किसी क्षार को धनायन से बदलकर ऋणायन कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, लवण कहा जाता है। जैसे खाने का नमक हो गया, सोडियम क्लोराइड नामक लवण हो जाएगा। इसका एक प्रमुख, आप नमक से समझ सकते हैं कि जो NaCl होता है ना, वो इसका एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके उदाहरण हो जाएंगे। और अम्ल के प्रकार की बात की जाए तो कुछ सामान्य लवण होते हैं, कुछ अम्लीय लवण होते हैं, कुछ क्षारीय लवण होते हैं। जो लवण होते हैं किस अलग अलग प्रकार से इनको बांटा गया है। क्लियर। लवण एक यौगिक होता है जो किसी अम्ल से एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु को मतलब कि धनायन मतलब कि ग्रहण करने का काम करता है। क्लियर हो गया। यानी ये दाता के रूप में काम करेगा, ये देने वाले के रूप में, क्योंकि ये पॉजिटिव वे में काम करने वाले होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार। जो लवण होते हैं इसके प्रकार किस प्रकार से होते हैं, यानी जो सामान्य लवण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। यदि अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर कर बनाता है तो सामान्य लवण कहलाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। यानी ऐसा अम्ल जो क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इनकी में जो क्रिया होती है अम्ल और क्षार की क्रिया से तो लवण ही बनता है। तो सामान्य लवण कैसे बनेगा, अम्ल और क्षार के बीच में क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा, लवण बन जाएगा, जिनको नॉर्मल लवण भी कहा जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सल्फेट कैल्शियम हो गया आदि इसके उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो क्या समझ सके ना कि फेरिक क्लोराइड हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया, म्यूरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट हो गया, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब आ जाएगा क्षारीय लवण कैसे बनता है, मतलब लवण अम्लीय लवण कैसे बनेगा। यानी वह लवण जो दृढ़ अम्ल व को कमजोर कर देता है। कि ऐसा लवण जो हाइड्रोजन प्लस आयन उपस्थित होते हैं जो को अम्लीय लवण कहते हैं, जैसे कि सोडियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट, इनको अम्लीय लवण कहा जाएगा। जिसके ना सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फास्फोरेट, फोरिक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, म्यूरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट, मर्क्यूरिक सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट आदि इसके उदाहरण हो जाएंगे। अगर पूछ ले कि अगर आपसे लवण जो अम्लीय लवण होता है वो कैसे बनता है, तो इसके लिए आप क्या होगा कि इसको मतलब जो प्रबल अम्ल होता है उसको दुर्बल क्षार के साथ क्रिया करवाएंगे, तो इसकी जो क्रिया होने के बाद जो धनात्मक आयन जो बनेगा, पहले धनात्मक बनेगा फिर ऋणात्मक बनेगा, जो परस्पर जो आयन बनेंगे उसके उस हिसाब से बताया जाएगा कि अम्लीय बने हैं, क्षारीय बने हैं या फिर सामान्य बने हैं। फिर हो गया। अब आता है क्षारीय लवण। कि क्षारीय लवण क्या होते हैं, ऐसा लवण जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं, जो क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, क्लियर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम एसिटेट हो गया, इसके इसके उदाहरण हो जाएंगे। यानी जो प्रबल क्षार होते हैं जो दुर्बल अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तब जाके क्षारीय लवण इसमें बनकर रेडी होता है। यानी अम्ल के जो पदार्थ होते हैं एक दूसरे इनको परिभाषित किया जाता है कि जलीय घोल को खट्टा करने के रूप में काम करते हैं। यानी तो जो खटास होती है ना उनकी अम्ल की, उनको काम कम कर देंगे और ये कड़वा स्वाद उसके अंदर ले आएंगे। कि इसका काम ही क्या होता है लवण का, कि क्षार और लवण की इनका जो है ना अस्तित्व होता है उसको कम करने का काम किसका होता है, वो हो जाएगा लवण का। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड हो गया जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड के रूप में बना देगा। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रूबियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसीसी हो गया। क्लियर हुआ। अब आता है सूचक। सूचक क्या होता है, सूचक का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो कोई भी पदार्थ अम्ल हो, क्षार हो, उदासीन हो, तब बस सूचक। तो
तो ऐसा कोई भी पदार्थ हो जो अम्ल भी होता है, क्षार भी होते हैं, अलग तरह से तो पता लगाने के लिए उपयोग में किए जाने वाला ऐसा पदार्थ, यानी हमारे पास क्या है, अम्ल है, क्षार है, उदासीन है, तो पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ऐसे पदार्थ जो अपने रंग को परिवर्तन द्वारा अम्लीय क्षारीय में सूचना कर को देता है। यानी ऐसा पदार्थ होता है जो अपने अस्तित्व के बारे में बताता है कि अमल है, क्षार है, उदासीन है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सूचना, या फिर सूचना देने का जो अधिकार होता है जिसके पास होता है, इसको बोलते हैं सूचना। तो बोल जाएगा सूचक, जैसे कि फिनाफेथलीन हो जाएगा, लिटमस पत्र हो जाएगा, मिथाइलिन ऑरेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आता है सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से ये चेंज इसके अंदर होता रहता है। पहले आएंगे दो प्रकार से, एक आएगा प्राकृतिक सूचक, वह सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं इनको प्राकृतिक सूचक कहा जाएगा। लिटमस, हल्दी, लोग आदि, यानी ऐसे सूचक हो जाएंगे, आप ये समझ सकते हैं, जो कि हमें प्रकृति के यानी प्राकृतिक रूप से प्रकृति से पाई गई, जैसे हल्दी, चाइनीज रोज की पंखुड़ियां, लाल पत्ती के पत्ता गोभी, फूलों के पत्ते, पिटूनिया, जर्नेनियम आदि। और इसके बाद आएगा मानव निर्मित सूचक। वो क्या होता है, ऐसा सूचक जो प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता, तो रासायनिक पदार्थ द्वारा उनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, उसको कृत्रिम यानी तो आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया जाएगा, क्या उसको क्या बोलेंगे, मानव निर्मित सूचक बोला जाएगा। जब मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनाफेथिलिन आदि इसके उदाहरण हो जाएंगे। अगर प्रकृति के रूप में पूछे कि लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, करी पत्ता पाउडर हो गया, चुकंदर, प्याज, गुड़हल के फूल, चाइनीज रोज की पंखुड़ियां, लाल पत्ता गोभी और फूलों वाले पत्ती, ट्यूनेस जर्नियम, इसके उदाहरण। अगर पूछ ले आपसे कि इसका उपयोग कैसे करोगे, तो आप कैसे करेंगे, लिटमस को पानी में घुलाकर उसको देखेंगे कि जल में घुलने वाला है या नहीं है। पहली कंडीशन तो इसकी ये हो जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, कागज की पट्टी को खोलकर देख, उसको डुबा के देखेंगे कि ये पानी को सोख लेती है या फिर क्या होता है। एक किसी भी मतलब कि कोई भी ऐसी जो होती है ना केमिस्ट्रियल जो फॉर्मूले होते हैं, इनको अगर किसी इनको ऐसे तो टच नहीं कर सकते क्योंकि बहुत हानिकारक होते हैं, फिसैले होते हैं, तो इनके लिए कुछ ना कुछ अभिक्रिया करके पता लगाया जाता है कि ये क्या होते हैं, किस रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। सेकंड क्या था, मानव निर्मित, इसमें क्या हो जाएगा, लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हाइड्रोजिया के फूल हो जाएंगे, हल्दी हो गई, गुड़हल के पंखुड़ियां हो गई, चीनी गुलाबी की पंखुड़ियां आदि इसके उदाहरण इसके हो जाएंगे। अब इसके बाद आ जाएगा रंग परिवर्तन करने वाले सूचक, यानी ऐसे को क्या क्या सूचक होते हैं जो रंग ही परिवर्तित कर लेंगे। सबसे पहले आएगा लिटमस पत्र, यानी काफी देर से हम पढ़ रहे हैं कि लाल को नीला कर दिया, नीले को लाल कर दिया, तो ये होता क्या है। लिटमस पत्र एक ऐसा विशेष तरह का कागज होता है जिसमें किसी भी विलियम की अम्लीयता क्षारता को पता लगाएंगे, यानी ऐसा एक कागज का टुकड़ा होता है, यानी ऐसा पत्र होता है जिसके ऊपर हम ये पहचान कर सकते हैं किसी भी अम्ल या क्षार की कि वो अम्ल है या क्षार है। तो पता लगाने के लिए कौन सी युक्त की लिटमस पत्र यूज में लिया जाता है, जो कि बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसको लिटमस पत्र के रूप में काम किया जाएगा। ये दो तरह के होते हैं, एक तो लाल हो जाएगा और एक नीला हो जाएगा, यानी दो तरीके से ये काम करता है। क्लियर हो गया। यानी अगर नीले लिटमस पेपर के अम्ल किया तो वो लाल हो जाएगा, और अगर लाल क्रिया करेंगे तो वो नीला हो जाएगा। ये इसके बारे में आप खूब अच्छे से समझ सकते हैं कौन सा लाल होगा और कौन सा नीला हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, यानी किस प्रकार से काम ये करते हैं, यानी एक ट्रिक बताई गई है इसके बारे में। अम, अनिल की छलनी, यानी अनिल से क्या हो जाएगा, अमल व क्षार, नी से क्या हो जाएगा, नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस में चेंज कर देना, और लैल से क्या हो जाएगा, नील से लाल रंग में परिवर्तित होना, यानी नीले रंग को चेंज कर देना, क्योंकि लाल को ये नीला कर देने का काम करेगा। और अगर इसकी जगह नीला रख देंगे तो नीले को लाल और लाल को नीला कर दिया, यानी इसका काम क्या है, इसको चेंज करने का इसका काम है। लाल को नीला, नीला को लाल, यही काम करेगा ये। आता है नेक्स्ट। अब क्या होता है हल्दी। अब हल्दी किस तरीके से काम करती है फ्रेंड्स, हल्दी के बारे में आप ये समझ सकते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जो हल्दी वाले जो क्षारक होते हैं क्या होते हैं, अगर वो अगर हमारे कपड़ों पे, सफेद कपड़े पे अगर बाई चांस गिर जाए सब्जी वब्जी के दाग, तो उसको अगर हम सब मतलब धोएंगे तो कैसे होंगे, सब्जी को नुकसान कैसे होंगे, साबुन से, सर्फ से, किसी से भी आप उसे ब्लीच से सब कुछ करके आप धो के देख सकते हो,
उसकी जगह लाल भूरा निशान बन जाएगा। यानी जो पहले सब्जी गिरी थी वहां पर ऐसे पक्का सब्जी गिरी थी, लेकिन तो उसको हम धोते हैं तो उसकी जगह लाल भूरा कलर हो जाएगा, जो किसकी वजह से होता है, ये लवण की एक क्रिया होती है जिसकी वजह से उसका कलर, ना उसका कलर उतरेगा बल्कि उसकी जगह लाल तो भूरा भूरा सा कलर हो जाएगा, ना वो लाल होता है ना वो भूरा होता है, नहीं तो भूरा भूरा कलर उसके अंदर हो जाएगा। अब आता है फिनाइलफेल्थिनिन। अब ये क्या होता है, ये रंगहीन होते हैं लेकिन क्षारक क्रिया करके गुलाबी हो जाएंगे। ये किस तरह से काम करेंगे, पहले तो ये रंगहीन होंगे लेकिन जब इनकी क्षारक से क्रिया कराएंगे तो इसको गुलाबी रंग में चेंज हो जाएंगे। फिर आएगा मिथाइल ऑरेंज। ये क्या होते हैं, ये एक संश्लेषण सूचक होते हैं जो कि रंगों में अम्लों के साथ लाल को मतलब कि अम्लों को रंग प्रदान करते हैं, और जो क्षारक होते हैं उसको पीला कर देंगे। अम्ल को तो लाल करेंगे और जो क्षारक होगा उसको पीला कर देंगे। यानी गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक जैसे प्याज हो गए, लौंग हो गया, तेल हो गया, अमल हो गया, जो क्षारक के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गंध उत्पन्न करेंगे। यानी इनके बीच में ना कैसी भी, आपको पता है ना प्याज में कैसी स्मेल आती है, तो इनका जो क्रिया क्या होता, काम क्या होता है, इनके बीच में क्रिया होती है, क्रिया होने के बाद एक अलग ही तरह की गंध इसमें उत्पन्न हो जाती है, और इसी गंध को आधार पर अमल व क्षार की उपस्थिति का पता लग जाएगी कि यानी इस तरह से पता लगेगा कि इसके अंदर अमल है कि क्षार है कि ये उदासीन है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बताएंगे जो अमल होते हैं इनके रासायनिक गुणों में इनकी अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, जिसकी अमल के साथ धातुओं की अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, लवण के साथ कैसे होगी, क्षार के साथ कैसे होगी, जो अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो पहले क्या होती है, अमल, यानी अमल के साथ अभिक्रिया कैसे होगी, क्लियर हो गया। यानी आप इसमें ये समझ सकते हैं, जो अमल होते हैं धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण हो गया, CO2 हो गया आदि ये बनाएंगे। यानी धातु कार्बोनेट, जल हो गया, अमल हो गया, लवण हो गया, CO2 आदि का निर्माण करेंगे। जैसे कि ना हाइड्रोक्लोरिक अमल, सोडियम कार्बोनेट अभिक्रिया के सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के रूप में बदल जाएंगे। तो इसमें मतलब अलग अलग प्रकार के चेंजमेंट होते हैं। कुछ धातुएं कैसी होती हैं, कुछ तो मतलब सोना होती है, कुछ प्लेटियम होती है, ऐसी धातुओं जो कि तनु अमल के रूप में मतलब कि कुछ क्रिया करती है कुछ क्रिया नहीं करती। कोई धातु कार्बन के साथ मतलब जल के साथ क्रिया करेगी। इनके बारे में इनके जो होते हैं ना कि कोई यूज किसी इनके जो है सही क्वांटिटी में सही तरीके से इनका यूज किया जाता है। फर्स्ट आएगा अम्लों के साथ धातु, यानी अम्ल धातु की क्रिया करके अभिक्रिया के लवण और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है, पहले आएंगे अमल, क्लियर, प्लस में धातु आएगी। अब इसके बाद में ये रिलीज क्या करेंगे, लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस, तो ये इसमें लवण के रूप में काम करेगा। सेकेंड, और ये इसमें हाइड्रोजन गैस के रूप में काम करेंगे और ये धातु हो गई। फिर इसमें ये अमल के रूप में काम करेंगे, तो ये धातु के रूप में काम करेंगे, और ये लवण के रूप में, और ये हाइड्रोजन गैस, यानी इसके अंदर जो अभिक्रिया होगी उसके अंदर लवण और हाइड्रोजन गैस देगी देगी। यानी जो अम्ल और धातु के बीच में अभिक्रिया होगी और बाद में हमें क्या प्राप्त होगा, उसके अंदर लवण और हाइड्रोजन गैस इसके अंदर प्राप्त होगी ही होगी। क्लियर हुआ। जैसे कि नेक्स्ट क्या हो गई, अब इसमें धातु के साथ सेकंड क्या आ जाएगी इसके अंदर, धातु कार्बन के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, इसमें अमल हो गई, धातु कार्बन की क्रिया करके CO2 और जल का प्राप्त होगा। यानी इसके अंदर जो क्रिया होगी उसमें अमल हो गई, धातु कार्बोनेट हो गई, इससे हमें लवण और CO2 और जल प्राप्त होगा। जैसे कि जो NaCO3 हो जाएगा ये अमल के रूप में काम करेंगे, और जो HCl हो जाएगा वो धातु कार्बोनेट के रूप में, और जो NaCl है वो नमक वो लवण के रूप में काम करेंगे। CO2 है वो कार्बन डाइ मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में काम करेंगे, जो H2O है वो जल के रूप में काम करेंगे। क्लियर हो गया। यानी जो इनकी जो आपको दिख रहा है ना ये स्ट्रक्चर, ये मतलब कि एक तरह से बताया गया है, यानी किस प्रकार से ये मतलब कि ग्रहण करते हैं, दान करते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से इनको मतलब बांटा गया, यानी कैसे मतलब डोनेट कर देते हैं, ऐसे करते हैं, यानी इनका जो ना कि क्रम किस प्रकार से इनका होता है। फिर आ जाएगा क्षार के साथ अभिक्रिया। और इसमें क्या हो रहा है, क्षार के साथ हो रही है तो इसके अंदर अमल भी होंगे, क्षार भी होंगे, अभिक्रिया भी होगी, और लवण और जल इसमें प्राप्त होंगे। जैसे कि NaOH अमल हो गई, HCl इसके अंदर धातु हो गई। अब NaCl जो कि नमक के रूप में प्राप्त हो रहा है, और बाद में H2O ये जो हाइड्रोजन गैस के रूप में हमें प्राप्त हो रही है।
फिर आ जाएगा KOH अम्ल के रूप में, HCl धातु के रूप में और KCl लवण के रूप में और H2O गैस के रूप में। फिर MgOH2 अम्ल के रूप में, 2HCl धातु के रूप में और MgCl2 लवण के रूप में और H2O गैस जल के रूप में। यार आप इस बात को समझ रहे हैं, यानी जो अभिक्रिया होती है धातु के साथ हो, क्षार के साथ हो, अम्ल के साथ हो, तो इनमें मतलब ये होता है कि क्षार के साथ होगी तो हमें लवण और जल प्राप्त होंगे ही होंगे, धातु के साथ होगी तो CO2 और जल हमें प्राप्त होंगे ही होंगे। क्लियर हो गया? मैं आपको यही बात समझाना चाह रही हूँ। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो मैं आपको साइंस के नोट्स करवा रही हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और आपको एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, क्योंकि आपको मतलब कि अगर आपने सही से नहीं सुना हो, कुछ मिस रह गया हो, तो इन सब की ई बुक की गई है रेडी, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री कंप्लीट की गई है, इसमें इंडियन ज्योग्राफी की गई है, इसमें साइंस के नोट्स रेडी किए, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी की गई है, इसमें स्टैटिक जीके की गई है, इसमें पूरे पॉलिटिकल, यानी जो हमारे अनिल सर है उनके द्वारा मतलब बेस्ट वे में हर तरह का कंटेंट इसके अंदर रेडी किया गया है। अब इसमें आपको करना होगा, आपको इसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसको डाउनलोड करना होगा। डाउट होता है तो आपको नंबर दिए गए हैं, आप उन पे कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं कि ये कोर्स कितने का है, इसको मतलब कि अगर हम एक साथ दो परचेज करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट होगा। कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी अगर सब्जेक्ट वीक है तो भी आप इन्हें डाउनलोड जरूर करें। ये एग्जाम है और क्लियर तो मतलब कि एग्जाम क्लियर तो करना ही करना है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो समझ सकते हैं कि इनसे बाहर क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सारा जो एग्जाम के जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है ना वो सब इसके अंदर रेडी किया गया है। यानी आपको इनके पढ़ने के बाद कुछ और बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो आप प्लीज इनको डाउनलोड कीजिए। कुछ डाउट होता है तो हमारे साइड में नंबर दे रखे हैं, इनके ऊपर कॉल कीजिए और अपने हर डाउट को क्लियर कीजिए। साथ ही अगर आपको इनकी डेमो क्लास चाहिए तो वो भी आपको दी जाएगी। क्लियर? अब आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या आ जाएगा, वो आएगा फिजिक्स में आ जाएगा बल तथा गति। यानी किस प्रकार से मतलब कि है ना पुश करते हैं, पुल करते हैं, यानी जो होता है ग्रेविटी, यानी जो जितने जो नियम होते हैं उन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। यानी किस प्रकार से बल और गति के जो नियम होते हैं ना उन सब के बारे में पढ़ेंगे। यानी न्यूटन कौन था, यानी कैसे कैसे नियम दिए, उन्होंने क्या देख कर इनके बारे में सोचा कि धक्का मारने पे क्या होता है, गाड़ी में ब्रेक कैसे लगते हैं, साइकिल के हैंडल पे बल वो चलती कैसे है, किस दिशा में मुड़ने का, यानी जितने क्वेश्चन होते हैं ना कि हथौड़ा मारने पर पत्थर के टुकड़े क्यों होते हैं, जितने डाउट वाले होते हैं ना फिजिक्स के अंदर डाउट वाले टॉपिक आते हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। यानी इसके अंदर से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे उन सब के बारे में आपको अच्छे से बता दूंगी। क्लियर? तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डाउनलोड भी कीजिए। एंड कोई डाउट होता है तो क्लियर भी कीजिए। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।